अभिमान। आज रविवार का दिन था और इस दिन राजीव अपनी दुकान पर बैठकर हफ्ते भर का हिसाब किताब देखा करता था। क्योंकि बाकी दिन वो अपनी नौकरी करता था। बस इसी वजह से विनोद बाबू बेटे के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में खाना लेकर गर्मी के थपेड़े खाते हुए जैसे तैसे पसीने में लथपथ उसकी दुकान पहुंचे तो देखा बेटा वहां था ही नहीं। वो टिफिन वहीं काउंटर पर रखकर जाने लगे तो नौकर रामू उन्हें पसीने में लथपथ देखकर बोला, बाबूजी थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, आइए यहाँ सांप की कुर्सी पर बैठ जाइए। विनोद बाबू बैठना तो नहीं चाहते थे पर रामू ने ज्यादा जोर दिया तो वहीं काउंटर के पास पड़ी बेटे की कुर्सी पे बैठ गए। और उस ठंडी ठंडी हवा से विनोद बाबू के शरीर की तपन कम हुई तो बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। रामू की नजर जब विनोद बाबू के पैरों पर गई, उनकी ऐसी हालत देखकर रामू की आंखें भर आईं, क्योंकि उनके पैरों में बिना चप्पल के इस तपती गर्मी में चल चलकर छाले पड़े हुए थे। एक पिता कितना मजबूर हो जाता है ना अपने बच्चों को, जहाँ एक पिता धरती पर एक कदम भी नहीं रखने देता है, उसके कंधे पर बैठकर जो बच्चे पूरी दुनिया घूमते हैं बुढ़ापे में, उसी पिता की तकलीफ समझने वाला नहीं होता है। तभी अचानक तीर की तरह चुभती हुई उनके कानों में रोबदार आवाज पड़ी। हड़बड़ाकर उनकी आंखें खुली। सामने उनका बेटा राजीव चीख कर बोला, बाबूजी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी कीमती कुर्सी पर बैठने की? तमीज है या बुढ़ापे में सब सठिया गई है? पता भी है कितनी महंगी है? आप तो पूरी जिंदगी ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठे होंगे। बेटे की बातें सुनकर विनोद बाबू की आंखें नम हो गई। राजीव चिल्लाता हुआ बोला, रामू कोई साफ कपड़ा लेकर आओ और इस कुर्सी को अच्छे से साफ करो, सारे कुर्सी पर पसीने की बदबू करती है। रामू दौड़कर आया और विनोद बाबू से हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ आप यहाँ से उठ जाइए वरना मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। विनोद बाबू से यह सब कहते हुए रामू की आंखें छलक उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। और लगता भी क्यों ना, जिस मालिक के साथ बचपन से हो काम कर रहा था, उन्होंने उसके लिए कितना किया, आज उसी मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। विनोद बाबू चुपचाप बेटे की कुर्सी से उठ गए। विनोद बाबू को बेटे ने हाथ पकड़कर एक तरफ किया और झट से कुर्सी पर बैठ गया। विनोद बाबू अपमान के घूंट पीकर फिर से बोले, बेटा बहू ने खाना भेजा है, खा लो। राजीव पकड़ते हुए बोला, बाबूजी आपको कितनी बार कहा है कि मेरी दुकान पर मत आया करो। आपके मनहूस कदम मेरी दुकान पर पड़ते हैं तो ग्राहक आपको देखकर वापस चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं सड़क पर आ जाऊं? विनोद बाबू बोले, बेटा मैं भी इतने सालों से इस दुकान को चलाता था, आज दुकान मकान तुम्हारे नाम कर दिया, तुम अपने पिता को ही मनहूस कहकर आंखें दिखाने लगे हो। मैं भी एक वक्त पर इस दुकान का मालिक हुआ करता था। राजीव अकड़ते हुए बोला, पापा उस वक्त को भूल जाइए, आज मैं इसका मालिक हूँ और आपकी औकात आज इतनी भी नहीं है कि आप मेरे आगे खड़े होकर मुझे सलाह दे सके। आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग वहां जमा हो गए थे और सब विनोद बाबू के बेबस चेहरे को निहार रहे थे। किसी किसी की तो आंखें नम हो गई थी। विनोद बाबू बोले, बेटा कैसे बातें कर रहे हो, आसपास के सब लोग देख रहे हैं, आखिर कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। राजीव बेशर्म की तरह हंसते हुए बोला, ओ रियली पापा, आपके पास अभी भी इज्जत बची है? इतना कहकर जोर से ठाका मारकर हंसने लगा। बेटे का यह रूप देखकर विनोद बाबू की आंखों में आंसू छलक पड़े और लोगों से नजरें चुराकर वह वहां से लौट आए। घर आकर सीधे अपने कमरे में आकर धम से निढाल होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़े। जिन लोगों के बीच वह सर उठाकर जीते थे, आज उनके सामने बेटे ने विनोद जी का सर हमेशा के लिए झुका दिया था। जब बबलू पोता दादाजी के कमरे में पहुंचा तो विनोद बाबू अपनी पत्नी के आंसू बहाते हुए अपने गमों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी दादाजी की ऐसी हालत देखकर बबलू की आंखें भर आईं। बबलू को सामने देखकर विनोद बाबू ने अपने आंसू पोंछ लिए और छूटी मुस्कान के साथ बोले, अरे बबलू आ गया, आ जाओ। बबलू उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द अच्छे से जानता था। उसने बातों बातों में उसके बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोले। शाम को बेटा घर आया तो दोनों बेटे बहू ने बूढ़े पिता को बहुत जलील किया। बाबू आप कब तक मेरी बेइज्जती करते रहेंगे? अरे कल को मैं बैंक में आकर भी मेरी इज्जत का नजराजा निकालोगे? मैं अभी से बोल देता हूँ, जो आपने वहां कदम भी रखा तो जानते हो
कितना बड़ा ऑफिसर हूँ वहाँ मैं, और आप ठहरे गांव के गंवार। बेटे की ऐसी बातें सुनकर विनोद बाबू की आंखों में आंसू भर आए। ये सब देखकर बबलू से बर्दाश्त नहीं हुआ और चीखते हुए बोला, खबरदार पापा, मम्मी जो दादाजी को आप कुछ भी कहा तो शर्म आनी चाहिए पापा आपको। आपके लिए दादाजी ने क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी जमा पूंजी आपको पढ़ाने लिखाने में लगा दी। आपको उनका ख्याल नहीं रखना है तो मत रखिए, मैं खुद अपने दादाजी की देखभाल कर लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। दादी तो आप लोगों की लापरवाही के कारण हमेशा के लिए दादाजी का साथ छोड़कर चली गई, लेकिन दादाजी को अब किसी ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर बबलू अपने दादाजी के कमरे में ले गया और उनके आंसू पोंछने लगा। तो विनोद बाबू पोते के गले लगकर दहाड़े मारकर रोने लगे। बबलू से अपने दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें जो दादाजी को यह जिल्लत भरी जिंदगी न जीनी पड़े। वो अगले दिन इसी कश्मकश के साथ अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उसका एक दोस्त बोला, यार बबलू तेरे तो मज़े हैं, घर में कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, तेरे घर में तो नौकर भी लगे हुए हैं, फिर भी तेरी बाइक हर रोज़ गंदी ही मिलती है, ऐसा क्यों? और हाँ, मेरे ये समझ में नहीं आता, तेरी मम्मी अपने घर में उस बुढ़े नौकर को क्यों रखती है? क्या वो तेरे गांव से आया है या कोई रिश्तेदार है? जो भी है पर अच्छा है, तुम्हारा सारा काम तो हो जाता है। एक मेरी माँ है जो मेरे दादाजी को डरा धमकाकर गांव में ही रखती है। काश कि वह भी यहाँ रहते तो मेरे छोटे मोटे काम तो कर देते, वरना मेरी माँ तो छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ही भगाती रहती है। बबलू का दोस्त सौरभ बोला। तभी बबलू का दूसरा दोस्त रवि बोला, अरे यार सौरभ, तुम्हारी माँ ने तो डरा धमकाकर तुम्हारे दादा दादी को गांव में रखा है, पर न जाने मेरे दादा दादी एक रात अंधेरे में कहाँ चले गए। बाद में पता चला कि शायद किसी वृद्ध आश्रम में रहते हैं। देख लेना, एक दिन अगर मेरे माँ बाप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं भी उन्हें वृद्धा आश्रम में भेज दूंगा। बस बबलू की किस्मत अच्छी है, दादा दादी कोई रहते नहीं है क्यों? सौरभ इतना कहकर रवि ठाकर लगाकर हंसने लगा। वही बबलू दोनों की बातें सुनकर मूक बना था। आखिर कहता भी तो क्या कि उसके घर में जो वृद्ध व्यक्ति रह रहे हैं, जिन्हें वे लोग नौकर समझ रहे हैं, वो तो असल में उसके दादाजी हैं। सच कहा है बड़े बूढ़ों ने, बच्चे वही सीखते हैं जो देखें और सुनते हैं। इंसान अपने कर्म से ही बड़ा और आने वाले भविष्य को बनाता है, ना कि अभिमान और लालच से। पता नहीं बबलू के माता पिता के कम उन्हें कहाँ ले जाएंगे। अपने दोस्तों की बातों से नाराज बबलू घर चला गया। अरे मम्मी, क्या है आज फिर मेरी मोटरसाइकिल गंदी है? मैंने आपसे कहा था कि नौकर से साफ करवा दिया करो, पर आप तो मेरी एक भी नहीं सुनती हैं। फालतू में इतने लोगों को घर में रखा रखा है, कोई किसी का काम ही नहीं है करता है। बबलू अपनी माँ कविता से कहता है। कविता बोली, मेरे बच्चे आज खुद से कर लो, कल से देखना तुम्हारी बाइक चकाचक मिलेगी। बबलू तो वहां से चला गया, पर कविता मनी मन सोची, बुढ़ा दिन भर बस खाता रहता है, एक काम नहीं करता है, आज उनकी खबर लेती हूँ। पापा जी, ओ पापा जी, कहाँ चले गए? कविता के ससुर विनोद बाबू सामने आए और बोले, क्या हुआ बहू, मुझे आवाज लगा रही हो? कविता झट से उनके हाथ से अखबार खींचते हुए बोली, पूरे दिन इस अखबार में घुसे रहते हो। मैंने आपको कल भी कहा था ना कि बाइक को सुबह सुबह साफ कर दिया कीजिए, पर आप हैं कि कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए और सभी जूते चप्पलों को पहले पॉलिश करके उनकी जगह पर रखिए और फिर बगीचे में पौधों को पानी डालिए। अब रामू ही सारा काम करेगा तो क्या रसोई का काम आप करेंगे? काम के ना कांच के दुश्मन के अनाज के। इतना कहते हुए कविता वहां से चली गई और विनोद बाबू सर झुकाए अपमान का घूंट पीकर जूते चप्पल पॉलिश करने लगे। जब से उनकी पत्नी विमला जी का देहांत हुआ था, उसके बाद तो उनकी जिंदगी मानो जहन्नुम हो गई। अपने ही घर में नौकरों की तरह रहते हैं। कहने को बेटा बड़ा पैसे वाला था, पर अभिमान में इतना चूर रहता था कि अपने पिता की तकलीफ भी नहीं देख पाता था। कुछ रोज बाद, बेटा राजीव सुनो, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जब दफ्तर से आते हो तो तुम इतने थके होते हो कि एक बात भी नहीं सुनते। अगर अभी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो मेरी एक बात सुनते जाओ, बहुत जरूरी है। विनोद बाबू अपने बेटे राजीव से अनुरोध करते हैं। राजीव झुंझला कर बोला, क्या है पापा, आपको पता तो है कि इस वक्त मैं ऑफिस जाता हूँ, और फिर ये बात पूछते क्यों हो? मुझे माँ की वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब वो पूछती थी, सो रहे हो क्या, जा रहे हो क्या? अरे देख तो रहे हो कि खा रहे हैं, जा रहे हैं, फिर पूछने की क्या जरूरत है? और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि मैं आपकी
फालतू की बातों को तवज्जो दूं। विनोद बाबू बोले, बेटा तुम्हारी माँ थी तो मेरी छोटी मोटी परेशानियों को तुम तक वह पहुंचा ही देती थी। वो क्या गई? मैं तो किसी से कुछ कह ही नहीं पाता हूँ और ना ही तुम तक मेरी बात पहुंच पाती है। बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, अगर तुम उसे बनवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। और एक बात कहूँ बेटा, एक समय आता है जब उम्र के एक पर्व पर हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पर कोई नहीं होता। राजीव गुस्से से बोला, पापा बस करो, दिलीप कुमार बनने की जरूरत नहीं है। और आप भूल रहे हैं, मैं आपकी तरह बैंक में नौकरी नहीं करता हूँ। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर हूँ। ये चश्मा ठीक करवाना हुआ क्या मैं अच्छा लगूंगा? इतने बड़े बड़े काम के लिए फाइलों में दस्तखत करता हूँ, अब आपके इस चश्मे के लिए मैं उस बाजार में घूमूं? किसी नौकर से कहकर करवा लीजिए, मेरे पास फुर्सत नहीं है। इतना कहकर राजीव अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। तभी कविता आई और बोली, पापा जी आपको कितनी बार कहा है, जब वो जाते हैं उन्हें टोका मत कीजिए। क्या मम्मी जी ने आपको ये सब बातें नहीं समझाई थी? हाँ, कहाँ से समझाएंगे, आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे और मम्मी जी को तो मायके घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। खुद तो वो निकल गई और मेरे सर पर आपको छोड़ गई। अब अगर छोटा बेटा कुछ सुनाए तो मुझे मत कहिएगा। विनोद बाबू बोले, बहू रामू को अगर फुर्सत मिले तो उसी से कहकर मेरा चश्मा बनवा दो, मुझे अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है। कविता बोली, घर का काम तो आपसे कुछ होता नहीं है, फालतू में अखबार में पैसे खर्च करवाते हो, और रामू को फुर्सत नहीं है, उसे बाजार भेज दूंगी। तो रामू का काम क्या आप करेंगे? बबलू की मोटरसाइकिल गंदी हो जाती है, रोज सुबह उस पर कपड़ा मार दीजिए। बताइए, वो गंदी मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े पापा का बेटा है और गंदी गाड़ी पर आता है। विनोद बाबू बोले, बहु इंसान मन और कर्म से बड़ा होता है, अभिमान से नहीं। बबलू के पिता ने अपनी मेहनत से वो स्थान पाया है, उसका अभिमान बबलू के मन में मत होने दो। हर आदमी को अपने कर्म और मेहनत के हिसाब से फल मिलता है। वो बात अलग है कि उस तरक्की में माता पिता का भी हाथ होता है, परंतु अभिमान में बच्चे ये बात कहाँ याद रखते हैं। इतना कहकर विनोद बाबू कपड़ा लेकर पोते की मोटरसाइकिल साफ करने लगे और कविता मुंह बनाकर वहां से चली गई। बबलू अपने दादाजी की ऐसी हालत पर बस आंसू बहाकर रह जाता। उसने चुपचाप अपने दादाजी का चश्मा उठाया और अपने दोस्तों से कुछ पैसे लेकर दादाजी का चश्मा ठीक करवाने चला गया। इधर जैसे ही राजीव कार के पास गया तो कार पंचर थी। राजीव झुंझलाते हुए बोला, ये पापा ने मुझे टोक कर अच्छा नहीं किया। एक तो आज मैं पहले ही लेट हो गया, 11 बजे ऑफिस में एक मीटिंग है, उस पर ये कार पंचर। राजीव को जब कुछ ना सूझा तो वो सोसाइटी के गेट पर खड़ा हो गया और ओला उबर देखने लगा। पर ऑफिस के टाइम में उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तभी सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। राजीव ने उसे रोकने का संकेत दिया। मन ही मन में सोचने लगा, इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर ऑटो से ऑफिस जाए, पर इस समय व्यवस्था थी, मीटिंग में डायरेक्टर भी शामिल होने वाले थे। देर से पहुंचने पर इंप्रेशन खराब होने का डर था। जैसे ही ऑटो रुका, राजीव कंपनी का नाम बताकर झट से ऑटो में बैठ गया और कहा, फुर्ती से चलो, कहीं रुकना मत। ऑटो वाला अपनी चाल में चला जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर रुक गया। राजीव बोला, अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने कहा था ना कहीं रुकना नहीं, बिल्कुल चलते रहो। ऑटो वाला बोला, एक मिनट साहब, वो गेट पर जो सज्जन खड़े हैं उन्हें थोड़ी दूर पर छोड़ना है। राजीव बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है और इस ऑटो में मेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, मेरा सूट खराब हो जाएगा। एक तो मुझे ऐसे ही देर हो रही है और दूसरे मैं पूरे ऑटो के पैसे दे रहा हूँ, फिर क्यों किसी के साथ में शेयर करूंगा, तुम बस चलो। ऑटो वाला बोला, साहब मुझे इन बस लाइब्रेरी तक छोड़ना है, जो आपके ऑफिस के आसपास ही तो पड़ता है। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई ऐतराज है तो आप दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। मैं आपसे यहाँ तक के पैसे भी नहीं लूँगा और आपकी परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगा। राजीव ऑटो वाले की बात सुनकर खामोश हो गया और इधर उधर देखने लगा। कोई खाली गाड़ी नहीं दिख रही थी, तो उसने कहा, ठीक है ठीक है, जल्दी करो, मैं वैसे भी छोटे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। ऑटो वाला सड़क के किनारे खड़े सज्जन को बहुत आदर के साथ ऑटो के पास लाया तो राजीव पिछले सीट पर पैर फैलाकर बैठ गया। उसकी मंशा देखकर ऑटो वाला समझ गया कि वो उस सज्जन को अपने साथ बैठाना नहीं चाहता है, तो ऑटो वाले ने उन्हें अपने बगल वाली सीट पर बैठाया और आगे बढ़ गया। उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर राजीव मुंह बना रहा था और गुस्से में सोच रहा था कि इनकी वजह से कहीं मुझे देर ना हो जाए, पर थोड़ी दूर जाकर लाइब्रेरी आ गई। ऑटो वाले ने उन्हें वहां उतारा और आगे बढ़ गया। राजीव ऑटो वाले से बोला, तुम क्या मुफ्त में सवारियों को यहाँ से वहां पहुंचाते हो? वो कौन थे सज्जन जिनसे तुमने
पैसा भी नहीं लिया। क्या ऐसे तुम कभी बड़े आदमी बन पाओगे? ऑटो वालों ने बताया, साहब, इंसान अपने कर्म और व्यवहार से बड़ा बनता है। उनकी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता जिसके पास पैसे नहीं होते, मैं उसे भी उसकी मंजिल तक पहुंचा देता। हाँ, जहाँ तक उनकी बात है, वो यहाँ के कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा हैं। सर के मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं। मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो मैं उनकी ट्यूशन फीस भी देने में असमर्थ था। 2 साल तक उन्होंने मुझे बिना फीस के पढ़ाया, जिसकी बदौलत मैंने बीकॉम में 85% तक अंक प्राप्त किए। अब सर की प्रेरणा से मैं बैंक की परीक्षा दे रहा हूँ। राजीव बोला, वहाँ वेरी गुड, ऑटो ड्राइवर बैंक की तैयारी कर रहा है। अब इस बात में राजीव प्रशंसा कर रहा था या तंज कस रहा था, ये तो उसका मन ही जाने। राजीव अपनी कॉलर ऊंची करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हें कुछ काम चाहिए होगा तो मेरे ऑफिस में चले आना। छोटे मोटे काम तो मैं भी दिलवा दूंगा। ऑटो ड्राइवर हंसने लगा, नहीं साहब, मैं अपनी मेहनत पर कुछ पाना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम राजीव है, और जिस सज्जन के बारे में आप पूछ रहे थे वो 3 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। पिछले साल उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हालांकि बेटे बहू रहते हैं पर इज्जत नहीं देते हैं। अब जो इंसान पूरी जिंदगी इज्जत की रोटी खाया, बेटे की बहू की गाली खाकर, वो वहां से वो रोटी उसे पचेगी? सबके होते हुए भी इंसान अकेला हो जाता है। वहीं उनके साथ भी हो रहा है। इसलिए रोज़ सुबह 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। मैं शहर में कहीं भी रहूं, सुबह 10 बजे सर को लाइब्रेरी छोड़ देता हूं और दोपहर 2 बजे वापस उन्हें घर पहुंचा देता हूं। ये तो कहते हैं कि वह स्वयं चले जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं मानता। जब भी वो साथ जाने से इनकार करते हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ और कहता हूँ कि ये मेरी उनके प्रति गुरु दक्षिणा है, और सर की आंखें भीग जाती हैं। साहब, न जाने बच्चे माता पिता और गुरु की मदद को कैसे समझेंगे। मेरा मानना है हम अपने माँ बाप और गुरु के ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते, पर जब तक हम ये समझते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। जब हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं तब हमें समझ में आता है कि गलती हमने कहाँ की। राजीव संजीव की बात सुनकर निशब्द मौन हो गया था। उसके पास शब्दों की कमी हो गई और संजीव के शब्द उस पर प्रभाव कर रहे थे, और सुबह की घटना उसकी आंखों के सामने आने लगी और वो चुपचाप झेलता जा रहा था। अचानक से संजीव ने पूछा, साहब, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? आपके कपड़े और सूट बूट देखकर तो लग रहा है कि आपने किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होगी। राजीव एक पल को चुप हो गया, फिर बोला, मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ। संजीव झट से बोला, फिर आप शर्मा सर को कैसे नहीं पहचानते हैं? उन्हें तो इस शहर का आधा विद्यार्थी पहचानता है। राजीव अपनी नज़रों में शर्मसार हो रहा था कि एक ऑटो वाला अपने गुरु दक्षिणा दे रहा है, वो इतने बड़े पोस्ट पर बैठकर ना अपने पिता को ना अपने गुरु को इज्जत दे पा रहा है। क्या इंसान अभिमान में इतना बड़ा हो जाता है कि पिता और गुरु को भी खुद से छोटा समझता है? राजीव अपनी मंजिल पर पहुंचता है और संजीव को 100 रुपये, राजीव ने संजीव को 20 रुपये वापस किए तो राजीव बोला, अरे नहीं नहीं, छूटे तुम रख लो। राजीव हंसकर बोला, नहीं साहब, मेहनत की कमाता हूँ, अच्छे कर्म करके अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और इस पैसे से मैं एक दिन बड़ा आदमी तो बन जाऊंगा, पर उसके साथ मेरे अंदर अभिमान भी आ जाएगा, और वो अभिमान मुझे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करने देगा, बल्कि उनसे दूर कर देगा, जो मैं किसी की कीमत पर नहीं होना चाहता। चलिए, आपका दिन शुभ हो। इतना कहकर संजीव चला गया। राजीव जल्दी जल्दी दफ्तर गया। मीटिंग तो चल रही थी पर राजीव का मन कहीं और था। वो बार बार संजीव की बातों को याद करके सोच रहा था कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर तो आ गया, पर क्या मैं अपने माता पिता और गुरुजनों के लिए कुछ कर पाया? क्या मेरा जीवन सफल हो पाया? राजीव ने दफ्तर का काम जल्दी जल्दी निपटाया और वक्त से पहले घर पहुंचा। कविता राजीव को देखकर आश्चर्य में बोली, क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए? राजीव बोला, हाँ, पापा कहाँ हैं? कविता कुछ कहती उससे पहले ही राजीव अपने पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगा तो देखा कि विनोद बाबू घर के पिछवाड़े बरामदे में बैठ के घर के सभी जूते चप्पलों को साफ करके पॉलिश कर रहे थे, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। राजीव ने झट से उनका हाथ पकड़ा और बोला, पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? और क्यों? दुनिया भर का पैसा कमाता हूँ, घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं? कविता, कविता, तुम पूरे दिन घर में बैठकर क्या करती हो, जो जूते और चप्पल तुम मेरे पापा से पॉलिश करवा रही हो? तुम्हारे बाप भाई से मैं ये सब काम करवाना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, जो तुम मेरे पिता से यह सब काम करवा रही हो? भूलो मत, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उनकी मेहनत भी उसमें है। विनोद बाबू आश्चर्य से राजीव को देखने लगे कि अचानक से बेटे में बदलाव कैसे आया।
राजीव हाथ जोड़कर पिता से बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। एक गरीब इंसान थोड़े से पैसे कमाकर अपने माँ बाप की सेवा कर पाता है और एक अच्छा बेटा कहलाता है, पर मैं मेरे जैसा अभागा जो बस पैसे और अभिमान से बड़ा हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते कहते राजीव अपने पिता के गले लग गया। कविता ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हुआ जो राजीव पूरी तरह बदल गया। तभी बबलू वहां पहुंचकर बोला, ये लीजिए दादाजी आपका चश्मा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने दादा के प्रति बबलू का प्रेम देखकर राजीव का भी गला भर आया और उसने अपने बेटे के गले से लगा लिया। राजीव ने माफी मांगते हुए कहा, पिता के पैरों में अपना सर झुका दिया तो विनोद बाबू अपने बेटे को उठाकर और बोले, बेटा जब जागो तभी सवेरा। इंसान मन और कर्म से बड़ा होता है, अभिमान से नहीं। तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था जो आज चला गया। बस अच्छे कर्म करते जाओ और मन से हर किसी को गले लगाओ, क्योंकि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अपने कर्म से बड़े और छोटे बनते हैं। और वो दिन और आज का दिन। अब सुबह दफ्तर जाने से पहले राजीव पिता के साथ बैठकर चाय पीता और पूरे दिन का दिनचर्या उनसे पूछता और जाते वक्त कविता से कहता जाता, याद रखो आज हम अपने बड़ों की जितनी सेवा और सम्मान करेंगे 10 साल बाद उतना ही हम अपने बच्चों से पाएंगे, क्योंकि यह भी एक संपत्ति है जिसे हम जमा करते हैं और उसका इंटरेस्ट वक्त आने पर पाते हैं। मैं तो अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ, तुम अपना देख लो। कविता को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो विनोद बाबू के पास जाकर हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। विनोद बाबू बोले, बहू इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे सामने जब मेरा बेटा मुझे अपमानित करता था तो तुमने भी मुझे हल्के में ले लिया। आज मेरा बेटा सुधर गया, मेरा सम्मान करने लगा, तो घर के बाकी लोग भी मेरा सम्मान करेंगे ही। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि यही करूँगा कि मैंने जो दिन देखे भगवान मेरे बेटे या तुम्हारे कभी न दिखाए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं और सुनते हैं। तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, आगे भगवान तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें देगा। इतना कहकर विनोद बाबू अपना चश्मा पहनकर अखबार लेकर पढ़ने लगते हैं और बबलू की आंखें अपने दादाजी को आज बरसों बाद देखकर नम हो जाती हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।